दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 4 पेश कश्मीर कारवां। मैंने तुम्हें अपना बनाने की हर कोशिश कर डाली। नीलगिरी की शीरी बयानी का सिलसिला जारी हो गया, मगर तुमने मेरी हर कोशिश नाकाम बना दी। उसके बाद ही मेरे जहन में ये आइडिया आया कि अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगी, बल्कि तुम्हें अपने ताक़ुब में दौड़ाऊंगी और तुम कच्चे धागे से बंधे हुए और सर के बल चलते हुए मेरे पास आओगे। मेरे स्थान पर वहां तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारा देखा वाला है। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा मस्कन कहाँ है। जल्द या बदेर, आज नहीं तो कल तुम्हें आना ही होगा वजदान। वो खामोश हो गई और बड़ी ही फातिहाना नजर से मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में गोया मोती कूट कर बड़े हुए थे। मैंने इतनी रोशन और गहरी आंखें और किसी की नहीं देखी थी। उसने बड़ी ही मानी हेज, तजस्सुस अमेज और फिक्र अंगेज बात कहकर खामोशी इख्तियार कर ली तो मैं इस्तरार में मुब्तला हो गया। उसके अल्फाज की मानी आफरीनी और असर पजीरी से इनकार मुमकिन नहीं। जब किसी मामले में इनकार नामुमकिन और इकरार लाजम ठहरे तो इंसान की बेकली में हद दर्जा इजाफा हो जाता है। तुम्हारी बातों में बड़े ही पेचो हम है नीलगिरी, मैंने तड़प कर कहा अपने महबूब की जुबान से। मैं इसे अपनी तारीफ समझूंगी। वो एक अदा से मुस्कुराई। मैंने बेकरारी से पूछा, तुम आज मेरे पास क्या लेने आई हो? सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हो कि अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। वो एकदम बहुत ही उदास दिखाई देने लगी। मैं इंतजार करूंगी, हमालिया की गोद में तुम्हारी राह देखूंगी। और मेरी? उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने पूछा, और मेरी क्या? रहने दो, कुछ आने वाले वक्त के लिए भी छोड़ दो। वो निगाह चुराते हुए बोली, मुस्तकबिल का एक एक लम्हा तुम्हारे सामने किसी किताब की तरह खुलता चला जाएगा। इंतजार करो उस वक्त का जब मुस्तकबिल हाल में और हाल माजी में बदल जाएगा। वो चंद लम्हे खामोश रहकर बड़ी ही वालहाना निगाह से मुझे देखती रही, फिर बड़ी ही लगावट से बोली, मैंने तो अपने महबूब को हासिल कर लिया है, अब तुम अपनी महबूबा को तलाश करते फिरो। अलविदा मेरे महबूब, अलविदा। इस कायनात की सुपर शक्ति तुम्हें सलामत रखे। अपनी बात खत्म करके वो हवा में तैरती ही मेरी जानिब बढ़ी। फिर वो मेरे इतने नजदीक पहुंच गई। इन लम्हात में गोया कोई संगी बुत बन गया था मैं। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में हरकत का ख्याल ना आया। नीलगिरी ने अपने मरमरी हाथों के प्याले में मेरा चेहरा सजाया, फिर सुराहीदार गर्दन झुकाकर अपने शंगरफी लब मेरी पेशानी पर सब्त कर दिए। इन लम्हात में जमीन की गर्दिश रुक गई थी। वक्त गोया मुकाम पर थम गया था। मैं नहीं जानता सेकंड का वो कौन सा हिस्सा था जिसमें नीलगिरी ने अपनी ख्वाहिश की तकमील की। उसका बोसा लाजवाल और बाकमाल था। मुझे अपनी पेशानी में एक लतीफ एहसास उतरता हुआ महसूस हुआ जिसने मेरी रूह को सरशार कर दिया। मैं कैफ और इन बसात की जादू नगरी में खोकर रह जाता अगर नीलगिरी मुझे मुहातब न करती। उसकी शहद मिली बनबनाहट ने मेरी समात का दरवाजा थपथपाया और मैं उसे कहते हुए महसूस किया, वजदान में जा रही हूँ। उसके साथ ही वो किसी अबरपाने की मानिद हवा में तैरते हुए मुझसे दूर होने लगी। उसका रुख मेरी जानिब था। वो उल्टे कदमों यानी अपने अकब में सफर कर रही थी। ये उसकी फिजाई चाल में सुबह खुरामी और मस्ती किसी कैफियत भरी थी। मैंने लम्हा ब लम्हा दूर होती हुई नीलगिरी के नूरानी पैकेट से मुहातिब होते हुए बस इतना कहा, जाती हो जाओ, मेरा अल्लाह भी तुम्हें सलामत रखे और ये सलामती ता क़यामत हो। शुक्रिया मेरे महबूब। उसके होंठ तबस्सुम रेज अंदाज में मुतहरिक हुए। उसकी मुस्कुराहट का मलकूती हुस्न ठाठे मार रहा था। मुझे अपना दिल ज़ेरो ज़बर होता महसूस हुआ। उसी वक्त मेरे जहन में एक फौरी और नहायत ही अहम सवाल ने सर उभारा। मेरी सोच दिली कैफियत पर हावी होगी और मैंने नीलगिरी से सवाल कर डाला, जाते जाते मेरी एक उलझन ही खत्म करती जाओ। उसकी मुस्कुराहट में कोई कमी वाक़या न हुई, ताहम आंखों में सवालिया तासुर उभर आया। मैंने महसूस किया वो मेरी उलझन जानना चाहती है। मैंने कहा, पिछले कुछ अरसे से एक सफेद बिल्ली मेरे साथ थी। वो मुझसे इतनी मानूस और मेरी मजाज आशना हो चुकी है कि मैंने खुश होकर उसका नाम डार्लिंग रख दिया है। वैसे तो सब ठीक है, मगर कभी कभी मुझे शक होता है कि कहीं उसके रूप में तुम ना हो। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और एक ठंडी आह भरते हुए बोली, वजदान, तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मैं तुम्हें अपने मन का देवता समझती हूँ। तुम मेरे महबूब हो। याद रखो, महबूब की कुर्बत हासिल करने के लिए जो भी जतन किए जाते हैं उनमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हम अपने महबूब को खूबसूरत और खुशनुमा नजर आएं। इस अमल के पीछे हमारी लाशौरी कोशिश होती है कि महबूब हम पर नजरे करम करे।
हमारी जानिब मतवज्जा हो और हमें अपना महबूब बना ले। इस बात का हमें खुद भी एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। वो चंद लम्हात को साकित होकर मुझे देखती रही, फिर बड़े ही मानीहेज अंदाज से बोली, तुमने मोहब्बत की राह पर कदम रख दिया है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें भी उन मंजिलों से गुजरना होगा। जब तजर्बे से गुजरोगे तो तुम्हारी समझ में ये बात आ जाएगी। बहरहाल मैं तुम्हारे नजदीक आने के लिए किसी हकीर जानवर का सहारा नहीं ले सकती। मेरे पास हुस्न है, जवानी है और बेपनाह ऐसी शक्तियां हैं जिनकी मदद से मैं और बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ। तुम्हें लुभाने और अपनी जानब मायल करने के लिए मैं खुद को मजीद तो निखार सकती हूँ, लेकिन एक बिल्ली के जिस्म में रुपोश नहीं हो सकती। तुम्हारा ख्याल यकसर गलत है। मैंने डार्लिंग की गैर मामूली और पुरस्कार हरकतों के बायस ऐसा सोचा था। डार्लिंग गैर मामूली शय ही का नाम है, उसे अचानक संजीदा होते हुए कहा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो दोबारा अपने फिजाई सफर को जारी रखते हुए बोली, और जहां तक तुम्हारी डार्लिंग की पुरस्कार हरकतों का ताल्लुक है तो ये राज बहुत जल्द तुम पर खुल जाएगा। राज? कैसा राज? धीरज, वजदान। वो मुझसे दूर होते हुए जेरे लब मुस्कुराई। हर काम का एक समय मुकर्रर है, न इस समय से पहले और न ही उसके बाद। बहरहाल हमें उस समय का इंतजार करना होता है। तुम भी इंतजार करो डार्लिंग का, राज खुलने का, तुम्हारी महबूबा साहिल के मिलने का, मेरे महबूब वजदान के मिलने का। इंतजार, इंतजार, बस इंतजार। उसकी आवाज मादूम होती चली गई। उसके साथ ही मेरी निगाह में उसका नूरानी पैकर भी धुंधलाने लगा था। वो पता नहीं कहां से आई थी। मैंने दूर आसमानों पर बादलों के अंदर से उसे नमूदार होते देखा था और वो वापस उन्हीं बादलों का हिस्सा बन गई। मैंने स्लाइडिंग डोर से बाहर नीले आसमान पर निगाह जमाए बैठा था कि अचानक मैंने अपने कदमों में एक सरसराहट सी महसूस की। उसके साथ ही एक मानूस आवाज मेरी समाज से टकराई, मियाऊं। मैं यकलहत डार्लिंग की जाने मतवज्जा हो गया। वो मेरे कदमों में लोटपोट होकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। मैंने बेख्तियार उसे उठाकर गोद में ले लिया। वो मेरे सीने पर अपना मुंह रगड़ने लगी। मैं धीरे धीरे उसके बदन पर अपना हाथ फेरता रहा। मेरे हाथ के प्यार भरे लम्स ने उसके वजूद में सनसनाहट दौड़ा दी। वो थोड़ी देर अटकेनियां करती रही, फिर शांत सो गई। मैंने हाथ से पकड़कर उसका मुंह ऊपर उठाया और वो बड़ी तवज्जो से उसकी आंखों में झांकने लगा। मैं गैर इरादी तौर पर डार्लिंग की आंखों में नीलगिरी को तलाश कर रहा था। अगरचे नीलगिरी ने बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में मुझे बावर कराने की कोशिश की थी कि डार्लिंग से इसका दूर कभी वास्ता नहीं, मगर पता नहीं मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा था। और फिर नीलगिरी ने डार्लिंग का इसरार जल्द खुलने की बात करके डार्लिंग की तरफ से मुझे और भी ज्यादा मुतजस्सिस कर दिया था। डार्लिंग मेरे इस घूरने को पता नहीं क्या समझी। उसने अगले पंजे मुंह पर रख लिए। चेहरा छुपाने की उसकी ये मासूम कोशिश बड़ी ही दिलफरेब थी। मुझे बेख्तियार उस पर प्यार आ गया। मैंने उसके सर पर एक रोमानवी चपत रसीद करते हुए कहा, तुम बहुत शरीर होती जा रही हो। मियाऊं, उसने अपने महसूस अंदाज में जवाब दिया। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए पूछा, जानती हो अभी थोड़ी देर पहले कौन आया था? एक मरतबा फिर मुझे मियाऊं की आवाज सुनाई दी। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, क्या तुम नीलगिरी को जानती हो? उसने रटा रटाया जवाब दिया, मियाऊं। मैंने उसे गोद से उतारकर कालीन पोश फर्श पर रख दिया। वो तेज कदमों से बाहर की जानब दौड़ गई। मैंने दीवार गिर क्लॉक पर निगाह डाली। क्लॉक 5:50 का वक्त बता रहा था। मैंने फौरन अपनी रिस्ट वॉच में वक्त देखा। वहां भी इतने ही बजे थे। मुझे इस बात पर हैरत हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने 5 बजे योगा की मशक खत्म की थी, तो क्या अब तक सिर्फ 5 ही मिनट गुजरे थे? ये कैसे मुमकिन था? कम से कम 4 मिनट तो मैंने डार्लिंग के साथ भी गुफ्तगू की थी, और नीलगिरी से गुफ्तगू का वक्फा तो किसी भी तरह 10 मिनट से कम नहीं था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि नीलगिरी से मेरी मुलाकात वक्त की कैद से आजाद थी। वो वक्त को रोकना और उनसे चंद लम्हात को चुराना जानती थी। मैं नीलगिरी के बारे में सोचते हुए अपना सफरी बैग रीचेक करने लगा। नीलगिरी ने अपनी बातचीत में 1-2 मरतबा साहिल का तस्करा भी किया था और उसका अंदाज बड़ा ही सरसरी था। नीलगिरी अपने दावे के मुताबिक मुझे चाहती थी और मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि मैं दिलो जान से साहिल का तमन्नाई था। उसके अगवा के बाद तो ये तमन्ना और भी शदीद हो गई थी। अगर हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार कोई सवारी होती तो मैं यकीनन साहिल तक पहुंचने के लिए उस जरिए का इंतखाब करता। आज सुबह साहिल लाहौर पहुंचाई जाने वाली थी और मेरी फ्लाइट लगभग 9:15 बजे वहां पहुंचती। हम दोनों आगे पीछे या साथ साथ लाहौर पहुंचने वाले थे, मगर ये साथ साथ और आगे पीछे अल्फाज से ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे। हम दोनों साथ साथ रहते हुए जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से दूर थे
और इस दूरी के बावजूद भी हम ज़हनी तौर पर एक दूसरे के साथ थे। ये मिलन और जुदाई का रिश्ता भी बड़ी अजीब शय है। कभी हिजर का मजा वसल की घड़ियों पर भारी पड़ने लगता है और कभी शबे विसाल फुरकत के लम्हात की याद ताज़ा कर देती है। इस कैफियत का इदराक वही लोग रखते हैं जो कभी इस तजर्बे से गुजरे हों। येलो कैब आंधी की रफ्तार से एयरपोर्ट की जानिब उड़ी चली जा रही थी। मैंने नीली शेरड को अपार्टमेंट्स बिल्डिंग की पार्किंग में छोड़ दिया था और चाइना टाउन वाले कॉर्नर से ये टैक्सी पकड़ ली थी। सुबह के वक्त, और वो भी एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए। टैक्सी ड्राइवर मुंह फाड़ कर तकाजा करते हैं। मैंने ड्राइवर की ख्वाहिश पूरी करते हुए टैक्सी हायर की थी। रकम मेरे लिए कोई मसला नहीं था, और फिर मैं उस वक्त एक ऐसी हस्ती की समझ सफर कर रहा था जिसके हसूल की खातिर दौलत की मेरी नजर में कोई हैसियत नहीं थी। डार्लिंग मेरे पहलू में अकबी नशिस्त पर बड़ी ही शान से बराजमान थी। ड्राइवर ने एक दो मरतबा उसे अपने सर के ऊपर लगे आईने में हैरत से देखा, फिर उससे सब्र न हो सका। बिलाहिर वो मुझसे पूछे बैठा, साहब आपकी बिल्ली के तो बड़े मजे हैं, लगता है आपको इससे बहुत ही मोहब्बत है। हाँ वो तो है, मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी ना लेते हुए कहा। चंद लम्हात की खामोशी के बाद उसने कहा कि ये आपकी पालतू बिल्ली है। उसका सवाल बड़ा ही अहमकाना था। अगर इस मौके पर मैं उससे शाफी जवाब न देता तो वो सारे रास्ते मेरे कान खाता रहता, और मैं इस किस्म की फजूल गुफ्तगू में उलझकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था। देखो मियाँ, मैंने टैक्सी ड्राइवर को हाथ से बारोब अंदाज में मुखातिब करते हुए कहा, बिल्लियां सिर्फ दो किस्म की होती हैं, एक पालतू और दूसरी फालतू। कोई फालतू बिल्ली ना तो टैक्सी में सफर करती है, ना ही बाय एयर कराची से लाहौर जाती है। इसलिए ये साबित हुआ कि डार्लिंग नामी ये बिल्ली सरासर पालतू है। एक लम्हे का तवक्कुफ करके मैंने तहकमाना अंदाज में कहा, अब तुम अपनी सारी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज रखकर मुझे जल्द अज जल्द एयरपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करो, समझ गए ना? जी साहब, बिल्कुल समझ गया, वो फर्माबरदारी से बोला। मैंने अकबी पुष्का से टेक लगाई और आंखें बंद करके कल रात आखिरी पहर के वाकयात को जहन में देखने लगा। जहांगीर ने बड़े ही होशरुबा इंकशाफात किए थे। CF का असली चेहरा मेरी नजर में आया तो इस तंजीम और शुएब गौरी के लिए मेरे दिल में नफरत का सैलाब आ गया। जी तो यही चाह रहा था कि इसी वक्त शुएब गौरी को फोन करके खरी खरी सुना डालूं, मगर इससे कोई फायदा न होता, उल्टा नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। ये तो अच्छा हुआ मिनहाज बाकर की समझ में भी मेरी बात आ गई। मैं लाहौर से वापसी पर शुएब गौरियर्स की तंजीम की तरफ रुख करने वाला था। जहां तक सोने का मामला भी तब तक साफ हो चुका होता। शुएब गौरियर जहांगीर के बारे में सोचते हुए रख्शे ख्याल इम्तियाज की जाने बढ़ गया। ये शख्स जितनी तेजी से मेरे करीब आया था, उसी रफ्तार से दायमी जुदाई दे के रुखसत हो गया। मीर बख्श, रूबी और इम्तियाज अली का असल कातिल शुएब गौरी था, और मैं उसे किसी कीमत पर माफ नहीं कर सकता था। मैं शुएब को ऐसे इबरतनाक अंजाम से दो चार करना चाहता था जो रोंगटे खड़े करने की एक मिसाल बनकर रह जाए। इम्तियाज अली के अलावा वो रूबी और मीर बख्श की मौत के जरिए भी मेरे सीने पर गहरे घाव डाल चुका था। मीर बख्श ने मेरी खातिर बहुत ही कुर्बानियां दी थीं। वो एक जानिसार साथी था। मैं उसके ज़िया को कभी नहीं भूल सकता था, और शहाबी रंगत की मालिक वाली उस लड़की ने तो मुझे अपना भाई बना लिया था। मेरी कोई सगी बहन नहीं थी। रूबी के मुंह से मुंह बोला रिश्ता कायम हुआ तो वो भी कायम न रह सका। शुएब ने महज इम्तियाज अली का पत्ता साफ करने के लिए रूबी और मीर बख्श को भी भेंट चढ़ा दिया। ये सफाक शख्स किसी तौर पर भी माफी के काबिल नहीं था। शुरू में जहांगीर के इंकशाफ के बाद मेरे जहन में फौरी तौर पर यह सवाल आया था कि इम्तियाज तो CFK के बहुत ही अहम रुकन था। फिर शुएब ने इसका किस्सा क्यों तमाम कर दिया। फिर जल्द ही मैं इस राज को पा गया। शुएब गौरी ने ये बात अच्छी तरह महसूस कर ली थी कि इम्तियाज मुझसे बहुत ही क्लोज हो गया था। उसे डर होगा कि कहीं इम्तियाज मुझे तंजीम की असलियत से आगाह न कर दे। एक दो मौके पर मैंने महसूस भी किया था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, कोई बहुत ही खास जाती और अहम बात। शायद वो राज की बात यही थी, मगर इम्तियाज की लब कुशाई से पहले ही शुएब गौरी ने उसके लबों पर दायमी मोहरे सकूत सब्त कर दी थी। इम्तियाज मुझसे गहरी दोस्ती की पदाश में जान गंवा बैठा था। गहरी दोस्ती तो शुएब भी मुझसे जाहिर कर रहा था, बल्कि उसकी दोस्ती के सबूत के तौर पर उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया भी था। अब मुझे उसके लिए करना था। दोस्ती का जवाब अगर दोस्ती से ना दिया जाए तो फिर मजा नहीं। शुएब की जहरीली दोस्ती जहर आलूद जवाब ही की मुतकाजी थी, और मैं इस नाकाबिले फरामोश जवाब के लिए जहन और दिल पूरी तरह तैयार कर चुका था। मेरे अंदर इतना जहर भरा हुआ था कि उसको संभालने और समेटने में शुएब गौरी की सांसें फूल जाती। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि टैक्सी ने मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दिया।
خدا کا شکر ہے کہ میں بر وقت وہاں پہنچ گیا۔ پہلے میں نے ریسٹورنٹ میں جا کر ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، پھر ضروری معاملات کی انجام دہی کے لیے ایئرپورٹ تعاون کرنے لگا۔ پاکستان میں ایئرپورٹ کا سٹاف ظاہر طور پر یہی کرتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، ورنہ حقیقت میں آپ ان سے تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے دیس کی بات ہی نرالی ہے۔ میں ڈارلنگ کو اپنے بازو پر اٹھائے لائیو سٹاک بکنگ کاؤنٹر پہنچا اور انہیں ڈارلنگ کی بکنگ کے بارے میں بتایا۔ میرے کاغذات اور اپنے ریکارڈ کو چیک کرنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک ووڈن کیج مہیا کیا۔ میں نے ڈارلنگ کو اس کیج میں داخل کر دیا۔ وہ کسی سمجھدار اور فرمانبردار بچے کی طرح شرافت سے کیج میں بیٹھ گئی۔ اس کی حرکات اور سکنات سے محسوس ہوتا تھا جیسے اسے اپنے سفر کی پوری خبر ہو۔ اس پنجرے کو بند کرنے کے بعد اس کے ساتھ ضروری کارروائی کی گئی۔ پھر اسٹاف کا ایک شخص پنجرے کو ٹرالی پر رکھ کر اس راہداری کی جانب بڑھ گیا جو سیدھی جہاز تک جاتی تھی۔ پالتو جانوروں کو بائی ایئر لانے اور لے جانے کے لیے بڑا ہی خوبصورت بندوبست کیا جاتا ہے۔ ہر جہاز کی دم میں لگیج کے پیچھے لائیو سٹاک کنٹینرز موجود ہوتا ہے جس میں مختلف جانوروں کے پنجروں کو فکس کرنے کا نظام بڑے ہی اچھے انداز میں کام کرتا ہے۔ پنجروں کو کنٹینرز کی دیواروں پر اس طرح نصب کیا جاتا ہے کہ وہ اس جگہ کسی بھی صورت میں ہل نہ سکے۔ جہاز کے اس حصے میں بڑی بھرپور کولنگ ہوتی ہے تاکہ لائیو سٹاک کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچنے پائے۔ جانوروں کے لیے انسانوں کا یہ حسن سلوک قابل رشک ہے۔ میں دیگر مراحل سے بحسن خوبی گزر کر ڈپارچر لاؤنج میں پہنچ گیا۔ مجھے بورڈنگ کارڈ مل گیا اور یہاں سے مجھے سیدھا جہاز میں اپنی سیٹ پر بیٹھنا تھا۔ میں نے اس ویٹنگ روم میں بیٹھ کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میرے علاوہ اور بھی بہت سے افراد وہاں موجود تھے۔ وہ یقیناً پیسنجرز تھے اور تھوڑی دیر کے بعد جہاز میں سوار ہونے ہی والے تھے۔ میں وقت گزاری کے لیے انگلش میگزین کا مطالعہ کرنے لگا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ مجھے میگزین سے نگاہ ہٹا کر سامنے دیکھنا پڑا۔ کسی نے مجھے پکارا تھا اور آواز خالص نسوانی تھی۔ ہیلو وجی، تم یہاں؟ میں نے خود کو وجی کہہ کر پکارنے والے کی جانب دیکھا اور میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ وہ صدف تھی، بڑے بڑے جسم اور پستہ قامت والی صدف جو میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھی۔ میں نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں؟ تمہیں تو اس وقت میڈیکل کالج میں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے چونکہ مجھے تم سے مخاطب کیا تھا اس لیے میں نے بھی یہی طرز تخاطب اختیار کیا تھا۔ اس انداز میں بے تکلفی کی خاصی گنجائش ہوتی ہے۔ وہ کندھے سے بیگ کو اتار کر ایک سیٹ پر بیٹھ گئی اور میرے سوال کے جواب میں بولی، اگر مجھے اس وقت میڈیکل کالج میں ہونا چاہیے تو تمہیں بھی ابھی تک لاہور پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میرے حساب سے تو تم کافی دیر پہلے لاہور روانہ ہونے والے تھے۔ اسے بات ختم کر کے شرارت انداز میں مجھے دیکھا اور پھر میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہے میں تو اپنی ننیال یعنی لاہور جا رہی ہوں۔ میں بھی اپنے گھر لاہور ہی جا رہا ہوں، میں نے محتاط انداز میں کہا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، اکیلی ہی ہو یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ بالکل اکیلی ہوں، وہ سادگی سے بولی۔ 1 ہفتے کے لیے جا رہی ہوں، پھر امتحانات شروع ہو جائیں گے اور فرصت نہیں ملے گی۔ صدف خاصی بولڈ اور باتونی لڑکی تھی۔ اسے پہلے ہی ملاقات میرے کان کھڑے کر دیے تھے۔ یہ ملاقات چند روز قبل ساؤتھ کے نزدیک ایک خوبصورت پارک میں ہوئی تھی۔ اس کا مشاہدہ اور حافظہ بہت ہی تیز تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھے پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ اس کے ماموں سرفراز خان جے پور انڈیا میں لیدر کا بزنس کرتے تھے۔ اس نے مجھے وہیں دیکھا تھا۔ میں ان دنوں جے پور میں ٹھاکر بانو سنگھ اور رانی روپمتی کے ساتھ تھا اور وہاں کے ہندو پنڈتوں سے میری خوب ٹھنی ہوئی تھی۔ صدف نے کسی مقامی اخبار میں میری تصویر دیکھی اور کارنامے پڑھے تھے۔ اسے میرا نام بھی اچھی طرح یاد تھا، مگر میں نے اس کے ان تمام سنسنیخیز انکشافات پر یہ کہتے ہوئے خط تنسیخ کھینچ دیا کہ نہ تو میرا نام وجدان ہے اور نہ ہی میں کسی ٹھاکر بہنوت سنگھ یا رانی روپمتی کو جانتا ہوں۔ جے پور تو کیا، میں زندگی میں کبھی انڈیا نہیں گیا۔ میں نے صدف کو اپنا نام وجی اور تعلق لاہور سے بتایا تھا۔ انارکلی میں میرے والد کی جیولری کی دکان تھی اور ہم اچھرا میں رہتے تھے۔ صدف نے اس روز بڑی ہی بے یقینی سے میری وضاحت سنی تھی۔ اس کی بے یقینی مجھے محتاط رہنے پر مجبور کر رہی تھی اور میری یہ محتاط روی اس وقت سے چھیڑ چھاڑ پر اکسا رہی تھی، ورنہ ہمارے درمیان بے تکلفی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ صدف کے سامنے مجھے اپنے تاثرات اور حرکات و سکنات کو بالکل نارمل رکھنا چاہیے، ورنہ اس کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ ہم دونوں چونکہ ایک ہی فلائٹ سے لاہور جا رہے تھے، اس لیے گفتگو کے معاملے میں کہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ میں کسی بھی طور پر کھلنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنی جانب متوجہ پا کر میں نے اس سے پوچھا، تمہارے ننیال تو لاہور میں ہے، مگر تم اپنی ددیال کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ وہ بولی، میرے پاپا سرمد بہاری کا تعلق کراچی سے ہے، وہ بہت بڑے صنعت کار ہیں۔ ان کے بزنس کا تعلق شو میکنگ انڈسٹری سے ہے۔ لیدر کا بزنس ہمارا خاندانی شناخت ہے۔
हमारे दरमियान इसी नोयत की छोटी मोटी बातें होती रहीं। अचानक उसने मुझसे पूछा, मिस्टर वजदान, ये कितनी अजीब सी बात है। वो लड़की मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा होशियार और चालाक साबित हो रही थी, बल्कि उसके लिए खतरनाक का लफ्ज ज्यादा मौजू था। उसने रवादारी में मुझे वजदान कहकर मुहातब किया था ताकि मैं अनजाने में गलती कर बैठूं, मगर मैं उसे डिपार्चर लॉन्ज में देखते ही अनजाना नहीं रहा, बल्कि बहुत ही ज्यादा जाना हो गया था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वजदान नामी शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने अपने लहजे में नरमी को बरकरार रखते हुए सरजनिश वाले अंदाज में कहा, मगर तुम्हारी सुई अभी तक वजदान और जयपुर पर ही अटकी हुई है। सॉरी मिस्टर वजी, वो माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोली। उसकी माजरत में पेशवानी या नदामत शामिल नहीं थी, जिसका यही मतलब था कि वो अब भी गड़बड़ कर रही है। मुझे खामोश पाकर उसने कहा, मैंने थोड़ी देर पहले जिस अजीब बात का जिक्र किया है ना, उसने मेरे जहन को उलझा रखा है। क्या ये मुमकिन है कि इतनी ज्यादा मुशाहबत उस वजदान और इस वजी में? मैं तुम्हारी बात को भी नहीं झुटला सकती और अपनी याददाश्त को नजरअंदाज करना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं। प्लीज तुम ही इस मसले को हल कर दो। उसकी बेबसी में अदाकारी रची बसी थी। मैंने टटोलने वाले अंदाज में कहा, सदफ, अगर तुम्हारी जगह कोई और शख्स इस हैरत का इजहार करता तो मुझे हैरानगी ना होती, मगर तुम मेडिकल की स्टूडेंट हो, फिर मुशाहबत वाला मामला तुम्हारे जहन को क्यों उलझा रहा है? ये हो सकता है जयपुर में वजदान नामी कोई शख्स मुझसे मिलती जुलती शक्ल सूरत का हो। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वो मेरी जानिब बड़े ही गौर से देखती हुई बोली, ये कहीं हम शक्ल वाली स्टोरी तो नहीं? हम शक्ल और जुड़वा वाली स्टोरी फिल्म में होती है मिस सदफ। तुम मुझे कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? इसमें मेरा क्या फायदा? तफरी की खातिर? मैं ऐसी तफरी का कायल नहीं जिसमें दूसरों को जहनी अजियत और जज्बाती कोफ्त से गुजारा जाए। मैंने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें अपने वालिदैन से मिलवाऊंगा, फिर तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी कि मैं वजदान हूँ या वजी। अगर तुम्हारी ख्वाहिश होगी तो मैं तुम्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा। मैंने ये जुमले उसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहे थे, वरना मैं अपने वजी होने का ऐसा कोई खानदानी सबूत पेश करने की पोजीशन में नहीं था। मेरी चाल कामयाब रही और वो लाजवाब होकर बेबसी से मेरा मुंह तकने लगी। उसकी आंखों में अभी भी बेयकीनी ने डेरे डाल रखे थे। साफ जाहिर होता था वो मेरी वजाहत से कायल नहीं हुई। इंसानी दिमाग बहुत ही हैरत अंगेज मशीन है। कोई दूसरा जहन अपने दलाइल से उसे लाजवाब तो कर सकता है, मगर कायल करना मुमकिन नहीं, खासतौर पर उस सूरत में कि सामने वाला किसी बहुत ही खतरनाक शक में मुब्तला हो। कहते हैं वहम और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। फिर इससे पहले कि सदफ किसी और जाविये से मुझ पर कोई और सवाल करती, प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स के 3 अफराद बहुत तेजी से चलते हुए डिपार्चर लाउंज में दाखिल हुए। उनके चेहरों से हद दर्जा परेशानी जाहिर हो रही थी। उन्होंने मुतलाशी नजर से चारों जानब देखा। फिर उनमें से जो सीनियर था उसने बाआवाज़ बुलंद पूछा, आप में से मिस्टर वजी कौन है? अपना एहतियारी नाम उसकी जुबान से सुनकर मुझे एक झटका लगा और मैंने एक हाथ हवा में बुलंद करते हुए कहा, मैं हूँ वजी, क्या बात है? वो तीनों जल्दी से मेरे पास आ गए। उसी सीनियर ने मुझसे पूछा कि डार्लिंग नामी बिल्ली आप ही की है? बिल्कुल, वो मेरी ही बिल्ली है। वो तीनों घबराए हुए अंदाज में एक दूसरे को देखने लगे। अब मुझे भी तशवीश होने लगी। मैंने पूछा, आप डार्लिंग के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो हैरियत से तो है ना? वो तो हैरियत से है, मगर उसकी वजह से दूसरे जानवरों की हैरियत खतरे में पड़ गई है। मुझे बताया गया, मैं भी उलझ गया। ऐसा क्या हो गया है जनाब? आपकी डार्लिंग ने बड़ी गड़बड़ कर दी है वजी साहब, सीनियर ने मुझे बताया। मुतलका स्टाफ ने जैसे ही डार्लिंग के पिंजरे को लाइव स्टॉक कंटेनर में पहुंचाया, वहां पहले से मौजूद जानवरों ने ऊधम मचा दिया। ऐसा महसूस होता है जैसे उन पर कोई बहुत बड़ा अजाब नाजिल कर दिया गया हो। वो मचल रहे थे, फड़क रहे थे और अपने अपने पिंजरों में उछल उछल कर एहतजाज कर रहे थे। उनका बस चलता तो अपने पिंजरे तोड़कर बाहर आ जाते। मजबूरन हमें डार्लिंग वाले पिंजरे को कंटेनर से बाहर निकालना पड़ा। वो एक लम्हे को सांस सवार करने के लिए रुका, फिर झुरझुरी लेते हुए बोला, लगता है आपकी बिल्ली में कोई शैतानी रूह खलूल कर गई है। आपने ये बिल्ली कहाँ से ली थी? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का वो सीनियर किसी शैतानी रूह का जिक्र कर रहा था और मेरा जहन नीलगिरी की पेशगोई में उलझा हुआ था। उसे 2 घंटे पहले बताया था कि डार्लिंग का इसरार बहुत जल्द खुलने वाला है, तो क्या वो यही इसरार था? फ्लाइट की रवानगी में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे और मैं सोच रहा था कि मौजूदा सूरत हाल में पता नहीं मैं लाहौर जा भी सकूंगा कि या नहीं। आइंस्टाइन एक अबकरी था, अपने दौर का सेंट। इस जहाने रंगबू की हकीकत को उसने बाहू भी पा लिया था। उसके मुताबिक ये दुनिया और उसमें पाए जाने वाली हर शय धोखा है, एक खूबसूरत और दिलफरेब धोखा। जो चीज जैसी नजर आती है वो वैसी नहीं होती। इंसान अपने मकसद के पीछे अंधाधुंध दौड़ता है
और गोहरे मकसूद हाथ आने पर पता चलता है कि ये वो नहीं जिसकी तलब में हम बेकरार थे। ये अब वैसा नहीं रहा जैसा हसूल से कबल दिखाई देता था। हम मुसलसल एक फ्रेम में सांस लेते हुए उस दिलसम कदे में जिंदगी गुजार देते हैं। डार्लिंग के हवाले से सिक्योरिटी ऑफिसर का इंकशाफ हैरत अंगेज और ताजुबेज था। वो मासूम सी नर्म नाजुक बिल्ली ऐसी भी हो सकती है कि मुतअद्दिद जानवर उसको देखते ही खौफजदा हो जाएं। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी ना था और ना ही अब तक मैंने महसूस किया था। चंद घंटे पहले नीलगिरी ने सिर्फ इतना बताया था कि डार्लिंग का भेद बहुत जल्द खुलने वाला है। सिक्योरिटी ऑफिसर ने हदशा जाहिर किया था कि इस बिल्ली में कोई शैतानी रूह हलूल कर गई है जिसे दूसरे जानवर दहशतज़दा हो गए हैं। इसमें क्या हकीकत थी और कितना फसाना, इस बारे में हतमी तौर पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता था। जिंदगी के तजर्बे ने अब तक मुझे यही सिखाया था कि आइंस्टाइन जैसा सुपर जीनियस गलत नहीं हो सकता। उसने जो भी कहा है कुछ सोच कर ही कहा होगा और तारीख गवाह है, मुस्तनद है उस शख्स का फरमाया हुआ। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के वो दोनों नौजवान यकटुक मेरे चेहरे के तासुरात का जायजा ले रहे थे। उनमें से जो सीनियर था उसकी निगाह में मुतअद्दिद सवालात थे। उसकी फ्राहम करदा इतला को मैंने बेयकीनी से सुना, थोड़ा उलझा और तामल करते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है ऑफिसर? डार्लिंग तो बहुत ही तमीज़दार बिल्ली है। ये हो चुका है मिस्टर वजी, उसने दो टोक लहजे में कहा। मुझे हाँ झूठ बोलकर आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। उसने जरा तवक्कुफ के बाद इजाफा किया, और आपसे ये किसने कह दिया है कि डार्लिंग ने लाइव स्टॉक कंटेनर में कोई बदतमीजी की है? मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ही मुतलका अमले ने डार्लिंग वाला केज कंटेनर में पहुंचाया, वहां पहले मौजूद दर्जन बन जानवर बुरी तरह चिल्ला उठे। वो उसे देखते ही बेपनाह खौफजदा हो गए और उछल उछल कर पिंजरों से बाहर आने की कोशिश करने लगे। उनका ये एहतजाजी शोरगुल बता रहा था कि वो डार्लिंग को इस कंटेनर में दाखिल होने के खिलाफ हैं। उसकी ये मुखालफत किसी डर खौफ की सबब है या कोई और ही वजह रही होगी। बहरहाल आपकी डार्लिंग इस फ्लाइट से नहीं जा सकती, लेकिन मेरा जाना बहुत ही जरूरी है। मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा, और जहाज की परवाज में चंद मिनट बाकी रहे। ये बात हमें ज्यादा अच्छी तरह मालूम है कि फ्लाइट में कितना वक्त बाकी है, सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा। अगर आप इसी फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो फिर आपको अकेले ही जाना होगा, डार्लिंग आपके साथ नहीं जाएगी। फिलहाल हमने आपके केज को हंगामी काउंटर पर रखवाया है, आप फौरन फैसला कर लें। तमाम मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड जारी हो चुके हैं और अब हम उन्हें जहाज में सवार करने ही वाले हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर खामोश हुआ तो मैंने कहा, प्लीज आप डार्लिंग वाला केज जहां लेकर आएं या मुझे वहां ले चलें। मैं डार्लिंग से बात करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। आप एक बिल्ली से बात करेंगे, उसे समझाएंगे? उसने बेयकीनी से मुझे देखा। मैंने ठोस लहजे में कहा, हाँ वो मेरी बात समझती है और मेरे कहे की तामील भी करती है। आप उसे मेरे पास लाएं, मैं मालूम कर लूंगा वहां कंटेनर में क्या हालात पेश आए हैं, और अगर आपका बयान दुरुस्त है तो पता चल जाएगा वहां मौजूद जानवरों ने इसकी आमद को नापसंद क्यों किया और उनके खौफ की वजह क्या है, इनका एहतजाज क्या मानी रखता है। आप तो ये बात इतने वसौक और इत्मीनान से कर रहे हैं जैसे डार्लिंग किसी इंसान की तरह आपकी बात को सुनेगी, ये समझेगी और आपके सवालात का जवाब भी देगी। सिक्योरिटी ऑफिसर ने तंजिया लहजे में कहा, ऐसी बिल्ली मैंने ना कहीं देखी है ना उसका कभी जिक्र सुना है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बरहमी से कहा, ऑफिसर आप अपने तजर्बे और मुशाहिदे को बढ़ाएं। दुनिया में आपको बहुत कुछ देखने, सुनने और परखने के मिलेगा। मैं डार्लिंग के हवाले से जो बातें की हैं वो सच पर मबनी है। मैं अपने अल्फाज को साबित कर सकता हूँ। आप फजूल बहस कर रहे हैं, वो सख्त लहजे में बोला। अपनी गुफ्तगू के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने तुर्की बतुर्की कहा। सदा पहली मर्तबा हमारी बातचीत में शामिल हुई। उसने ऑफिसर की जानिब देखते हुए मोतदिल लहजे में कहा, देखे जनाब, डार्लिंग मिस्टर वजी की मलकियत है। उसकी चहीती पालतू बिल्ली है, लिहाजा वजी से ज्यादा उसके बारे में और कोई नहीं जानता। ये अगर कह रहा है कि डार्लिंग को समझा लेगा तो यकीनन ये ऐसा करके दिखाएगा। प्लीज आप डार्लिंग वाले केज को यहाँ ले आए या हमें वहां ले जाएं जहां वो केज रखा है। सिक्योरिटी ऑफिसर ने खोजती हुई नजर से उस खूबरू और भरपूर हसीना को देखा और फिर सरसरी अंदाज में पूछा, आप भी मिस्टर वजी के साथ हैं? जी मैं मिस्टर वजी के साथ हूँ, उसने इस बात में जवाब दिया। सदफ एक मौका शनास लड़की साबित हो रही थी। डार्लिंग वाला मामला अचानक ही उसके सामने आया था। मैंने अभी तक उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसने बड़ी ही खूबसूरती से मामले को टैकल करने की कोशिश की थी। उसके अंदाज से नावाकफियत या किसी किस्म की तरद्दुद जाहिर नहीं होता था। उसका रवैया मेरी फेवर में था। मेरे लिए काबिल गौर बात थी। सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, आपको हमारे चीफ के पास जाना होगा। ये मामला यहाँ निबटता नजर नहीं आता। आपकी वजह से दूसरे मुसाफिर हाँ परेशान हो रहे हैं।
उसके लहजे से साफ जाहिर था कि वो किसी सूरत डार्लिंग वाले केज को यहाँ नहीं लाएगा। वहाँ मौजूद मुसाफिरों के चेहरों से तकद्दुर और बेजारी झलकने लगी थी। मैंने भी यही मुनासिब समझा कि इनकी चीफ से मिल लिया जाए। शायद वो शख्स मेरी बात को बेहतर तौर पर समझ जाता। तुम्हारे चीफ साहब कहाँ हैं? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। वो बोला, आप हमारे साथ आएं। बात खत्म करते ही उसने एक जानब कदम बढ़ा दिए। उसके दोनों साथी भी उसकी तकलीद करने लगे। मैंने एक नज़र सदफ को देखा और खामोशी से उनके पीछे चल पड़ा। हम दोनों एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वालों की रहनुमाई में उनके चीफ के पास पहुंच गए। हमसे पहले डार्लिंग का किस्सा वहां तक रसाई हासिल कर चुका था। हमारे साथ आने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर हमें अपने चीफ के कमरे में छोड़कर वापस चला गया। उसने यकीनन चीफ को हमारे बारे में ब्रीफ कर दिया होगा। चीफ के इशारे पर मैंने कुर्सियां संभाल ली। वो चंद लम्हे गहरी नजर से बारी बारी हमें देखता रहा, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मिस्टर वजी, हमें इस बात से कोई गरज नहीं कि आपकी बिल्ली कौन है, कैसी है और कहाँ से आई है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसकी वजह से अमनो अमान की सूरत हाल में कोई रहना ना पड़े, और डार्लिंग ने लाइफ स्टॉक कंटेनर में जो ऊधम मचाया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीफ नहायत ही ठहरे हुए लहजे में बात कर रहा था। उसके अंदाज में हद दर्जा माकूलियत पाई जाती थी। चेहरे से वो एक ज़हीन और मामला फहम शख्स नजर आता था। मैंने उसके खामोश होने पर डार्लिंग की हिमायत करते हुए कहा, सर हकीकत यह है कि ऊधम डार्लिंग ने नहीं बल्कि वहां मौजूद दूसरे जानवरों ने मचाया है। बहरहाल इस उद्यम की वजह आपकी बिल्ली है। उसके लहजे में कतियत थी। मुझे तो अभी तक इस वाक़े का यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा, मुझे यकीन है ऐसा हुआ होगा। चीफ ने जोर देकर कहा, मेरे आदमी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। खास तौर पर सिक्योरिटी ऑफिसर जो आपको लेकर मेरे पास आया है, वो मेरा बरसों का आजमाया हुआ काबिल भरोसा आदमी है। CSO चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की आंखों से जहानत जाहिर हो रही थी। मैंने उससे बहस मुबासा मुनासिब न जाना और दरखास्त अमीज लहजे में कहा, सर अगर वाकई लाइव स्टॉक कंटेनर में ऐसा कोई वाकया डार्लिंग की वजह से पेश आया है तो आप मुझे उससे मिलने का मौका दें, मैं उसे समझाऊंगा। आप बेफिक्र हो जाएं, वो मेरी बात समझ लेगी। इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। प्लीज ऑफिसर, आप डार्लिंग वाला केस जहाँ मंगवाए, अभी मसला हल हो जाएगा। सदफ ने CSO से कहा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ सर। मुझे हर गुजरते लम्हे के साथ सदफ पर हैरत हो रही थी। उस शेर की बच्ची ने अभी तक मुझसे डार्लिंग के बारे में एक भी सवाल नहीं किया था और जाहिर यही कर रही थी कि वो मुझे और मेरी डार्लिंग को बरसों से जानती है। वो मेरी तवक्को से ज्यादा गहरी लड़की साबित हो रही थी। और इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।